बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। शहर अकायद में बड़ी तब्दीली, नामो निशान मिटने लगे। कराची में 9-0 के तरफ से मुत्तहिदा कायद की तस्वीर हटा दी गयी। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास और आजाद कश्मीर में भी सफाया। गैर कानूनी दफातर खत्म करने के लिए अल्टीमेटम। मुत्तहिदा कराची और मुत्तहिदा लंदन क्या दो अलग जमातें हैं? जायजा लेंगे आज के नुक्ते नजर में। पाकिस्तान का बरतानवी हुकूमत से मुत्तहिदा का लंदन सेक्रेटेरिएट बंद करने का मुतालबा। वजारत दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से इश्ताल अंगेजी और फसादात के सबूत मांग लिए। स्कॉटलैंड यार्ड भेजने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी निज़ाम में तब्दीली आ गई। 3 सालों में 34,000 तलबा प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए। सवाबी से चकदरा तक सवात मोटरवे का इफ्तिताह। सियालकोट मोटरवे के मुकाबले में मंसूबे पर 10 अरब कम लागत आएगी, कप्तान का दावा। फाटा इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात तैयार। क्या फाटा के इंतजामी मुस्तकबिल के लिए किसी मुत्तफिका तजवीज पर इत्तेफाक राय हो गया? देखिए नुक्ता नजर में। पंजाब पुलिस भारतीय पंजाब पुलिस के मुकाबले में पीछे क्यों? बच्चों के अगवा के वाकयात, हकीकत क्या है? शामी साहब, शहर कायद से बड़ी अहम खबर है। हेडलाइंस में मैंने जिक्र किया उसका कि बड़े बड़े नामो निशान जो हैं वो मिटने लग पड़े हैं। हत्ता कि तस्वीर भी हटा दी गई हैं, पोस्टर्स भी हटा दिए गए हैं और कुछ इलाकों में तो झंडे भी उतार दिए गए हैं। तो क्या ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी लगने जा रही है? नहीं, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, वाह। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। देखिए, ये जो तब्दीली है ना, वो तो फिर आती रहती है। और ये जो लीडरशिप है या कोई एक जमात जो है, जब कोई एक मुकाम हासिल कर लेती है वो पायदार नहीं होता, यानी कोई दायमी नहीं होता। अगर कोई लीडर या कोई जमात लोगों के जज्बात से अपने आप को हम आहंग नहीं रख सकती तो फिर उसका जवाल शुरू हो जाता है। आज देखिए, आप देखिए इंडिया में देखें कांग्रेस का क्या हाल है। यानी 100 साल से ज़्यादा की तारीख उसकी पुष्ट पर है, लेकिन इस वक्त बीजेपी ने उसको बड़ी ही खौफनाक शिकस्त दी और कांग्रेस से अभी तक संभला नहीं जा रहा। यहाँ आप देखिए पीपल्स पार्टी का क्या मामला है। यानी एक ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान पर राज करने वाली पीपल्स पार्टी, जो अवाम और पीपल्स पार्टी का नाम एक ही सिक्के के दो रुख समझे जाते थे, आज उसकी क्या पोजीशन है। पंजाब में उसकी सफ जो है वो लपेटी जा चुकी है और सिंध में उसको बड़े चैलेंज दरपेश हैं। इस तरह आप देखिए MQM जो है और अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, अल्ताफ हुसैन साहब ने राज किया है कई अशरे तक और कराची में जो उन्होंने कहा वो हुआ। और अगर किसी ने उनकी नाफरमानी की जसारत की तो फिर उसे इबरतनाक सजा दी गई।
हम मीडिया के लोग जो हैं वो बखूबी आगाह है इस बात से, किस तरह हमें अहकामात जारी किए जाते थे, किस तरह अखबारी मालिकान को और मीडिया मालिकान को 9-0 पे तलब किया जाता था, किस तरह उनकी मुश्कें कसी जाती थी। बड़े वाकयात हैं तारीख के, CPNE और APNS की तारीख से भरी पड़ी है। शामी साहब, कता कलामी, लेकिन जाती तौर पर भी आप ऐसे वाकयात को यानी शाहिद रहे हैं आप? बिल्कुल, जाती तौर पर भी मैं शाहिद हूं और मेरी आंखों के सामने बहुत कुछ हुआ है। कराची के अखबारात के साथ, कराची के अखबार नवीसों के साथ, कराची के अखबार मालिकान के साथ, अगर उसकी तफसील बयान करें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसील है। तो आप यानी अखबार डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते थे, उन पर पाबंदी लगा दी जाती थी, अखबार छप नहीं सकते थे, उनको धमकियां दी जाती थी, अखबारी कारकुन, अखबारी मालकान थर थर कांपते थे। तो ये बड़ी एक कई सालों पे बिखरी हुई कहानियां हैं ये। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने हुकूमत की है बिला शिरकत गैरे, लेकिन अब वो अपने ही इक़दामात के नतीजे में, अपने ही अक़वाल के नतीजे में उनका सितारा गर्दिश में आ चुका है। और अब तो देखिए जो कराची की MQM है, उसको तो ये बड़ा उसका मसला ये है कि अगर उसने जिंदा रहना है तो उसको लंदन के सेक्रेटेरिएट से राब्ता मुनक़ते करना पड़ेगा, और राब्ता उन्होंने मुनक़ते कर लिया है। और अल्ताफ हुसैन साहब ने भी ठंडे पेटों नहीं तो यानी गर्म पेटों इसको किस बर्दाश्त कर लिया है। उन्होंने कहा वो मेडिकल अपना इलाज कराएंगे, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देंगे। यही मेरा अगला सवाल था आपसे शामी साहब कि क्या, यही मेरा आपसे अगला सवाल था जो मामला आपने छेड़ा है कि क्या मुत्तहिदा लंदन और मुत्तहिदा कराची ये तय हो गया कि ये दो मुख्तलिफ तंजीमें या मुख्तलिफ जमातें हैं? नहीं, आप लफ्ज़ तो जो भी अता कर दें, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो कराची की MQM है, जो पाकिस्तान की MQM है, उसको अपने मामलात अपने हाथ में लेने पड़ेंगे और उसने ले लिए हैं। और अल्ताफ हुसैन साहब के पास भी कोई चारा नहीं होगा। अगर कोई पैरेलल जमात खड़ी करने की कोशिश की जाएगी तो उसे मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान में काम करने का। इसलिए उन्होंने फिलहाल तो ये बात कह दी है कि वो जो MQM पाकिस्तान है उसको अपने मामला तय करने का हक देते हैं। और अब जो वक्त गुजरेगा सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। लेकिन एक बात तो खुलकर सामने आ चुकी है कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो इक़्तिदार था बिला शिरकत गैरे, वो धुंधला गया है, उसके दिन गिने जा चुके हैं, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं पूरे हो चुके हैं। अब देखिए किस तरह उनकी तस्वीरें उतारी जा रही हैं और कोई शिकायत करने वाला नहीं है, कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये तस्वीरें कौन उतार रहा है। बिल्कुल। और फिर जिस तरह मुत्तहिदा के दफातर बंद हुए हैं, अब दफातर जो बंद हो रहे हैं उनकी भी बड़ी अजब कहानी सामने आ रही है कि मालूम हो रहा है कि अक्सर दफातर जो है वो सरकारी जगहों पर कायम किए गए थे, पार्कों में कायम थे, बागात में कायम थे और सरकारी जमीनों पर कायम थे। इसलिए कहा जा रहा है कि हजूर आपने दफातर जो है वो अपने किराए की या जाती मलकियत की इमारतों में खोलिए। तो अब सिंध हुकूमत को इसका जायजा लेकर फैसला करना है। और MQM जो है, MQM को एक आम सियासी जमात के तौर पर अपनी सरगर्मियां जारी रखनी है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। सियासत का हक उससे नहीं छीना जा रहा और ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली है कि उसको फिल्टर करके उसके अज्जा एक दूसरे से अलग किए जा रहे हैं। तो और ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान जो है, शामी साहब, ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है इसकी वजह से जो वोट बैंक है मुत्तहिदा का, क्या वो फारूक सत्तार साहब जो बज़ाहिर नर्म लहजा रखते हैं और ठंडी तबीयत रखते हैं उनकी जानिब मुंतकिल हो जाएगा, या फिर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब एक ख़ास वाइब्रेंट शख्सियत के हामिल हैं, जज्बात भी रखते हैं, उनकी जानिब मुंतकिल होगा? देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर मुत्तहिदा जो है अपने आप को मुत्तहिद रखने में कामयाब होती है और उनमें आपस में कोई गिरोहबंदी पैदा नहीं होती और आपस में कोई एक दूसरे से तनाज़ा नहीं होता, सरफटोल नहीं होती, तो फिर आप कह सकते हैं कि बड़ी हद तक वो अपने आप को संभाल लेंगे। और ये जो मेयर्स और डिप्टी मेयर्स के इलेक्शन हुए हैं, इससे पहले जो उन्होंने इक़दाम किया है अपने आप को संभाला है। और फारूक सत्तार साहब ने कहा है
कि उनके जो बागी अरकान हैं जो उनको छोड़ छोड़ के जा रहे थे, उनको हौसला मिला है, वो वापस आ रहे हैं और ठहर गए हैं। वो अब देखने की बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की सलाहियत का ये इम्तिहान है और फारूक सत्तार साहब की सलाहियत का इम्तिहान है और फिर अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनके सब्र का इम्तिहान है। ये सारे इम्तिहान हमें देखने होंगे और फिर देखेंगे किसके कितने नंबर मिलते हैं इसमें से। ठीक है शामी साहब, जब से अल्ताफ हुसैन साहब की वो तकरीर सुनने को मिली और वो वाक़या पेश आया, उसके बाद अब जैसे सीनियर तज्जियाकार भी सोच रहे हैं कि इस टाइमिंग के इंतखाब उन्होंने क्या किया, सियासतदान भी साथ जोड़कर बैठे हुए हैं कि जनाब ये ऐसा उन्होंने क्यों किया। हमें तो वजह नहीं मिल सकी और ना ही मेरे ख्याल आपको मिल सकी अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फैसल वाडा साहब आज मंजर आम पर है, उन्हें वजह मिल गई है। मैं आपको वजह बताता हूँ फैसल वाडा साहब की जुबानी, लेकिन मेरे साथ में ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आके बताएंगे कि फैसल वाडा साहब ने क्या वजह तलाश की है। वेलकम बैक शामी साहब, मैंने ब्रेक से पहले अनाउंस किया था कि फैसल वाडा को वजह पता चल गई है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इस टाइमिंग का इंतखाब क्यों किया और उन्होंने इस मौके पर ही ऐसी हर्जा सराई क्यों की। तो मुझे बहुत से मैसेजेस फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे आए हैं कि जनाब फौरी तौर पर वो नशर करें, क्या दूर की कौड़ी वो लेकर आए हैं। तो आप भी सुनिए और मेरा ख्याल है सुनने के बाद सारी धनेंगे हम, देखिए क्या कहते हैं वो। जो 72 घंटे से ड्रामा चल रहा था अल्ताफ हुसैन का, गद्दारी का, उसके पीछे एक पूरी लंबी कहानी है। ये पूरी कहानी है डाइवर्ट करने की मेन मुद्दे से, जो पनामा लीक्स का इशू है और जो करप्शन और ऑफशोर कंपनीज का इशू, से डाइवर्जन के लिए ये पूरा ड्रामा रचाया गया। इसमें फेडरल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है कम्प्लीटली। उसके बाद एक और शख्सियत है जो न्यूट्रल शख्सियत है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के 2 लोग सिंध से इसमें इन्वॉल्व हैं, टॉप लीडरशिप को मेरे ख्याल से पता नहीं। और उसके बाद ये ड्रामा पूरा रचाया गया क्योंकि मियाँ साहब बहुत परेशान थे कि अगर MQM ने जो तड़ी दी थी कैबिनेट और असेंबली से रिज़ाइन करने की तो क्राइसिस बहुत बढ़ जाता। तो ये पूरा ड्रामा रचाया गया। इस ड्रामे के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब ने इसी आड़ में ये भी कोशिश कर ली कि उनको रॉ को खुश करना था, तो उन्होंने पाकिस्तान को गाली दे दी। मियाँ साहब जब अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, उसमें से एक इशू ये है, एक इशू आपको याद होगा कि जमहूरियत के अंदर जिधर फौज का शामी साहब, ये तो सोच मेरा ख्याल है किसी भी तज्जियाकार के यहाँ भी नहीं होगी। ये जो वाडा साहब है ना, इनको संभाल के रखना चाहिए PTI को, और ये उनके काम आएंगे उनका मजीद बेड़ा गर्क करने में। वो शेर है ना, हमने बचपन में पढ़ा करते थे कि मगस को बाग में जाने न दीजो, ना हक खून परवाने का होगा। वाह तो वाह। अगर ये मंतक उनकी तस्लीम कर ली जाए तो फिर तो मतलब यह है कि सारी जो सियासत जो खान साहब कर रहे हैं, जो धरना था वो भी मियाँ साहब ने शुरू करवाया था, नवाज शरीफ साहब ने, कि वो धरना नाकाम होगा। मुझे तो अफसोस अजीब हैरत ये हो रही है कि अजीब हैरत ये है कि इमरान खान साहब को भी इस बात का इल्म नहीं है जो फैसल वाडा को इल्म है। वो मजम्मत करते फिर रहे हैं अल्ताफ हुसैन। और फिर यह है कि जो ताहिरुल कादरी साहब के लोग मारे गए मॉडल टाउन में, वो भी ताहिरुल कादरी साहब ने खुद मरवाए थे ताकि फिर उस पर हंगामा कर सके। इस तरह तो अब दुनिया की तारीख अगर लिखने बैठेंगे तो सारी तारीख नए सिरे से लिखी जाएगी। और ये मतलब ये जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं हैरत ज़दा हूं कि कोई शख्स बकायमी होशो हवास ये भी कह सकता है। मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन साहब और वाडा साहब एक ही मुकाम पर फाइज हो गए हैं, इनका भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ठीक है, और इनको भी इनका मुआयना किया जाए कि ये किस कैफियत में थे। ठीक है, एन मुमकिन है कोई कैफियत इन पे भी तारी हो, रूहानी भी हो सकता है। शामी साहब, अब ये है कि आसिफ हसनैन साहब मुत्तहिदा के रुकन कौमी असम्बली, आज वो इस्लामाबाद जा रहे थे, उन्हें एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया, गिरफ्तार किया गया, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। फिर एक ये इनके एक MP हैं शराज वहीद, उनको गिरफ्तार किया गया है। वो अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर की CDs तकसीम कर रहे थे। तो गिरफ्तारियां भी अभी बदस्तूर कराची में जारी हैं। और जो फैसल वाडा साहब का जिक्र आप कर रहे थे, बात उन्होंने करनी थी जो PTI में अंदरूनी खाना इख्तलाफात हुए बल्दियाती इंतखाबात के बाद, जो डिप्टी मेयर के इंतखाब में जो वहाँ पर PTI के अंदर जो स्प्लिट थी, उस पर बात करने की बजाय उन्होंने बड़ी रीज़न दे दी कि पनामा लीग से वजह हटाने की कोशिश है। बहरहाल इस पर हमें तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है। एक तो वो मोटरवे वाला जो मामला था जो हमने सुर्खी में रखा है, वो भी उनसे पूछ लेते हैं, और अगर आप कहते हैं तो फिर फैसल वाडा साहब के मौके पर भी उनका रद्द अमल ले लेते हैं। शामी साहब क्या कहते हैं आप?
मेरा ख्याल फैसल वाडा साहब के मौक़िफ़ पर तबसरा करने का सबसे फायक हक जो है वो तलाल चौधरी साहब का ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम तलाल चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हुजूर, आपको तो वजह नहीं पता चली अल्ताफ हुसैन ने ऐसी बात क्यों की उन्होंने, लेकिन फैसल वाडा ने वजह बता दी है। सुन लिया आपने वजह? देखिए, एक तो मैंने आज किसी टीवी चैनल पर ये कहा है कि ये फैसल वाडा साहब एक तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा। और ये बिल्कुल ये इन्हें नहीं पता कि किस वक्त क्या बात करनी थी, और ये बिल्कुल भूल गए हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ये बातें उस वक्त से कर रहे हैं जब इमरान खान और अल्ताफ हुसैन जनरल मुशर्रफ के इत्तेहादी हुआ करते थे, वो दिल्ली में उनकी गुफ्तगू हो या इस तरह की और बातें। तो ये उस पे कह देना कि हर काम ही नून लीग करवाती है। जरा ये भी वाडा साहब बता देते कि कल नून लीग ने कहा था कि पीटीआई को वो वोट भी एमक्यूएम को दे दे, तो वो बात कोई थी, जवाब किसी चीज का देना था, वो बस इधर उधर घुमा के नून लीग पर डाल दिया जाता है। और कोशिश करते हैं ये किसी तरह से कि नून लीग को जिसको अवामी तौर पर जिसको डिलीवर करने में कोई हरा नहीं सके, उन्हें किसी तरह इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हरा दिया जाए। ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा शाम चलिए, साहब, तलाल चौधरी साहब से ये भी पूछ लें कि इमरान खान साहब ने जो कहा है हाँ, कि उनकी मोटरवे 10 अरब वो मैं पहले मैं बयान से कर बन दूं। रही है। हाँ, वो मैं बयान कर देता हूँ। सवात मोटरवे है ये, जो सवाबी से चकदरा तक जाएगी, 81 किलोमीटर से हम शाम साहब ये तवील होगी और ये कोई 17-18 माह में बनेगी और इस पर 35 अरब रुपए लागत आएगी। खान साहब ने खिताब भी किया, उस पर बाद में हम बात करते हैं। लेकिन जो तलाल चौधरी साहब से पूछने वाली बात है, उन्होंने ये दावा किया तलाल चौधरी साहब कि जो सियालकोट लाहौर मोटरवे 89 किलोमीटर जिस पर 43 से 45 अरब खर्च आएगा, उसकी निस्बत उससे कम फासले वाली मोटरवे जल्द वक्त में कम पैसों पर बनाएंगे, यानी 10 अरब की वो बचत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये 10 अरब पंजाब वाले कहां लगा रहे हैं, किसकी जेबों में लेके जा रहे हैं? देखिए, खान साहब पहले इस बात का जवाब दे दें कि 30 साल पहले जो नवाज शरीफ ने काम किए थे, जिस पर वो 30 साल उन्होंने तनकीद पर गुजार दिए कि मोटरवे तरक्की नहीं करवाती, मेट्रो तरक्की नहीं करवाती, ये पुल और ये जो शाहराएं और अंडरपास तरक्की नहीं करवाते, आज उन्हीं 3 चीजों की वो बार बार बात कर रहे थे। कह रहे हम मेट्रो भी बना रहे हैं, कह रहे आज हम मोटरवे भी बना रहे हैं, आज हम वो कराची का वो बाबे पाकिस्तान हो या दूसरे पुल भी बना रहे हैं। तो खान साहब जो हैं, जिस बात पे जो पंजाब में चीजें बुरी थी या नवाज शरीफ ने जो की वो बुरी थी, आज इनकी मोटरवे कैसी अच्छी हो गई, एक तो सवाल ये है। दूसरा, कॉस्ट का मैं बिल्कुल यकीन के साथ, पहले भी इन्होंने पेशावर के पुल के बारे में बातें की थी कि उनमें कॉस्ट कुछ और है, लाहौर के पुल की कोई कॉस्ट और है, मैं उस वक्त भी इनके सामने रखी थी, मोटरवे के भी एनालिसिस सामने रखी है। लेकिन इल्जाम लगाने का मुकाबला ना करें, काम करने का करें। हाँ, ये मुकाबला करें कि सियालकोट लाहौर पहले बनती है या सवात पेशावर पहले बनती है। तो मेरा ख्याल है खान साहब वही काम कर रहे हैं जो नवाज शरीफ ने 30 साल पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कथा कलामी की माजरत, वक्त की किल्लत है शामी साहब, लेकिन ब्रेक पे मैं जाना पड़ा। लेकिन एक बात बड़ी इसमें पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये जो सवात की मोटरवे, इसमें तो 2000 किलोमीटर की तवील सुरंग भी बनेगी। सियालकोट लाहौर मोटरवे तो सीधी सीधी मोटरवे, उसके बावजूद वहां पर कम पैसे लग रहे हैं। नहीं, अब ये तो देखना पड़ेगा कि देखे ना, किसी भी सड़क का मुकाबला दूसरी से आप नहीं कर सकते। उसके अंदर पुल कितने हैं, उसकी जमीन की क्या सूरत है, सरिया कितना इस्तेमाल होगा, कितने दूसरे मामलात होंगे। तो हर चीज का जायजा जो है लेना चाहिए। मगर जो खान साहब ने बात कही है उनको हम आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता, उसका तफसीली जायजा लेने की जरूरत है और तफसीली जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि 34,000 तालिब इल्म जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी निज़ाम में तब्दीली आ गई कि वो प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आकर उन्होंने दाखिला लिया, जो कि मुंह बोलता सबूत है कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आई है। इसका मतलब यह है कि सरकारी स्कूल बेहतर हुए हैं। तो खान साहब को यकीनन ये मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून में और पीटीआई में मुकाबला ये होना चाहिए। ज्यादा सड़कें किसने बनाई हैं, किस दाम पे बनाई हैं, अस्पताल किसने अच्छे बनाए हैं, किसने स्कूल अच्छे बनाए हैं, कि ये मुकाबला है, ये होगा और लोगों को बुलाया जाए और खैबर पख्तूनख्वा को भी दिखाया जाए और पंजाब को भी दिखाया जाए। ये मुकाबला जो है फिर अगले इंतखाबात में काम आएगा फरीकैन के। बिल्कुल ठीक। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, फाटा इस्लाहात का भी आज हमने जिक्र करना था।
क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी सिफारिशात तो मुरतब कर ली हैं, अब वो कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी, उसे ओपन कर दिया गया है आज। और मैं आपको बता दूं कि इस कमेटी में सरताज अजीज साहब जो हैं वो चेयरमैन थे, जो मुशीर खारजा भी हैं, जफ़र इकबाल झगड़ा साहब गवर्नर KP के भी इसमें शामिल थे, कादिर बलोच साहब, जाहिद हामिद साहब और नासिर जंजवा साहब भी इस कमेटी का हिस्सा रहे, जबकि शहजाद अरबाब साहब भी इस कमेटी का हिस्सा थे। तो हमने राब्ते किया आज मुशीर खारजा जनाब सरताज अजीज साहब से, जो कि इस कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरताज अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सरताज साहब, ये बताइए जो आपकी सिफारिशात हैं उनमें उसके बुनियादी नुकात क्या है? देखें जी, फाटा इस्लाहात में बुनियादी नुकता तो ये है कि इसका स्टेटस क्या होगा। तो उस सिलसिले में हमने तमाम एजेंसीज का दौरा भी किया, जो एक्सपर्ट्स थे उनसे भी बातचीत की, जो पार्लियामेंटेरियन से फाटा से उनसे भी मशवरा किया। तो उसमें जो ऑप्शन थे कि अलग सूबा बनाया जाए, वो हमें वायबल नहीं लगा, क्योंकि उसकी जोग्राफियाई सूरत ऐसी है कि उनमें आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है और वैसे भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ज्यादा ताल्लुक उनका एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ है। तो हमारी यही सिफारिश है कि इसको KPK में जम किया जाए, लेकिन ये काम फौरी नहीं हो सकता, इसको तैयार करना पड़ेगा। एक तो अभी TDP जो है, टेम्परेरी डिस्प्लेस पर्सन, वो रिहेबिलिटेट नहीं हुए, उनका रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वो अमल करना है। और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ पे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का सिस्टम है वो राइज करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तब जाके फाटा काबिल होगा या तैयार होगा एब्जॉर्प्शन की। तो वहाँ जिरगा सिस्टम ही रहेगा या फिर उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी एक्सेस दी जाएगी? वो सेकंड इशू है। तो इसमें हमने 5 साल का वक्फा दिया है, जिसमें ये सारे काम जो मैं गिना रहा हूँ ये इंशाल्लाह होंगे। अब अगला जो इशू है वो FCR का है, फ्रंटियर का मिशन। तो उससे बहुत वो थी, एक तरह का हैजान था, जहाँ भी हम गए एजेंसियों में गो FCR गो के नारे हर जगह लग रहे थे। तो उसमें हमने ये रिकमेंड किया है कि FCR को रिपीट किया जाए, लेकिन साथ ही जो वहाँ के कबायली अमायदीन और दूसरे लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है अदालती, कचहरी पटवारी, कचहरी थाना, वो भी हमें मंजूर नहीं है। वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। अगर हमारे जिरगे बैठ के हमारे छोटे मोटे मसले हल करते हैं तो हम क्यों भी उसमें पड़े। तो हमने साथ ये भी रिकमेंड किया है कि FCR को रिपील करके एक नया ट्राइबल एरिया रिवाज एक्ट नाफिज किया जाएगा, जो कि उन लोगों को जो इस मौजूदा रिवाज और जिरगे के मुताबिक अपने मसाइल हल करना चाहते हैं वो मौका उनको मिलेगा। लेकिन वो जो जिरगा है वो पॉलिटिकल एजेंट नॉमिनेट नहीं करेगा, जो एजेंसी का जज है वो करेगा, और उसकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन फैल जाएगी, अपील जो है वो फिर उनको हो सके। तो इसमें यहाँ तक जो मुकामी मसाइल हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो इस सिस्टम को इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन इंतजाम बाकियों के लिए जो अपने पूरे हकूक मांगते हैं, जुडिशल राइट अपील का मांगते हैं, उनको वो राइट्स मिल जाएंगे। तो ये एक पैरेलल सिस्टम चलेगा और वो नया लॉ हम इंशाल्लाह जैसी ये सिफारिशात फाइनल होंगी उस पर पार्लियामेंट में ला ले आएंगे। तो ये दो जो है इम्पोर्टेंट इशूज हैं तो सरताज हमारी सिफारिशात। मगर इस आप क्या समझते हैं कि इस पर कोई रेफरेंडम वहां कराने की जरूरत है, या वहां के अरकाने असेंबली जो हैं वो ये फैसला कर सकते हैं? आर्टिकल 247 में लिखा है कि प्रेसिडेंट विल डू इट इन कंसल्टेशन इन ए जिरगा, यानी जिरगे के जरिए। इसलिए जहाँ भी हम गए हमने सातों एजेंसी विजिट की और हमारे आधा दिन जो है वो जिरगा में गुजरा, जहाँ ट्राइबल मलिक्स और एल्डर्स थे, और आधा दिन हमने गुजारा जो बाकी स्टेक होल्डर्स थे, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ पे, उनके रिप्रेजेंटेटिव, जर्नलिस्ट, ट्रेडर्स और सिविल सोसाइटी के मेंबरान। तो दोनों जगह। अब अगर आप रेफरेंडम तो प्रेसिडेंट है कि 80-90% लोग जो हैं वो मर्जर के फेवर में है, लेकिन उसमें डिवीजन हो जाएगा और वो बदमजगी होगी। हम राय जो है मजबूरी तौर पर इसी फेवर में लगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं मेन स्ट्रीमिंग का बजाय मर्जर के। लेकिन हम क्योंकि फौरी नहीं कर रहे जी, गोया आपकी जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो गोया जिरगे की जरूरत पूरी हो गई है, इसके आगे कोई वसीतर जिरगा प्रेसिडेंट को बुलाने की जरूरत नहीं है? नहीं होगी अल्टीमेटली, यानी एक जो अनाउंसमेंट होगी वो जिरगे में ही होगी। और लेकिन इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जिस तरह अब हम कर रहे हैं कि हमने इसको डिसमिनेट किया है, मीडिया में पूरी इस पे डिस्कशन होगी, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में डिस्कशन होगी, और जाहिर है कि फ्रंटियर से भी आएंगे। हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर ने अपनी वेबसाइट पे ये
रिपोर्ट शाया कर दी है और कहा है कि इस पते पर हमको आप अपने फीडबैक भेज सकते हैं। तो सरताज साहब ये फरमाइएगा कि एनएफसी में से भी कुछ हिस्सा मिलेगा फाटा को, और जो पाक फौज का स्टे है वो उस हवाले से क्या झूठी अमली इख्तियार की है? उसमें मैं आ रहा हूँ जी। तो ये जो दो इशू थे, एक एफआर का और एक का ये तो बुनियादी इशू थे। तीसरा अहम इशू जो था वो था डेवलपमेंट का, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत रह गई है, दे आर मच पुअरर, और पिछले 15 साल के 9/11 के बाद तो और भी उनकी हालत खराब हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की। तो इसलिए वहाँ पे हमने 10 साल का एक मंसूबा रिकमेंड किया है। 30 साल के पहले एक्सपर्ट बैठकर 10 साल मंसूबा बनाया और एनएसटी के डिविजिबल पूल से उनको 3% जो 90 अरब रुपया बनता है। इस वक्त उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ 20 अरब है, तो उनको हर साल अगर साल शायद ना पूरा खर्च कर सकें, लेकिन इसका मतलब है कि 500-600 अरब का कम से कम साल मंसूबा बन सकता है, जिसमें बड़े बड़े इरीगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल जोन, बाजार है, तो मॉडर्न हम गोया खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से के अलावा ये रकम दी जाएगी उनको। मेरा ख्याल टेलीफोन लाइन में मसला ट्रैवल करें सरताज अजीज साहब, तो वो आवाज़ उनकी सही तौर पर पहुंच नहीं पा रही, लेकिन मैं शाम साहब गुफ्तगू तो उनसे हो गई है जो बुनियादी हमें दरकार थी। ठीक, बुनियादी चीजें तो सामने आ गई हैं। सरताज साहब बहुत शुक्रिया जी आपके लेकिन मसला यह किस तेज रफ्तारी के साथ ये काम होता है, और अब ये चाहिए कि इसका बाकायदा एक अमली इकदाम करने की ज़रूरत है। अब इसमें बहस और तमहीज़ में ज़्यादा वक्त जो है नहीं लगना चाहिए, और देखने की बात यह है कि अब मज़ीद कितना वक्त दरकार होता है, कि हुकूमत का इम्तिहान ये होगा। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं शामी साहब, यहाँ पर मिलते हैं नाज़रीन आपसे इस ब्रेक के बाद।